नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हैं हम अपने इस कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी यही कोशिश होती है कि अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक कृषि से जुड़ी हर जानकारी को पहुंचा सकें, चाहे वो नवीन तकनीक हो, उन्नत कृषि यंत्र हो, परिचर्चा हो या फिर सामयिक सलाह। तो ऐसी ही जानकारियों से सजा सवरा है हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का ये अंक। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। कम वर्षा में पैदा होने वाले बीजों का उत्पादन करें, पशुओं के स्वास्थ्य पर चिकित्सक ध्यान दें, धान को टिड्डे से बचाएं, हरी खाद जैविक खेती का प्रमुख आधार और सब्जियों के कीट नियंत्रण के एकीकृत उपाय। कम वर्षा में पैदा होने वाली फसलों के लिए प्रमाणित बीज उत्पादन प्राथमिकता से किए जाने के निर्देश राज्य सरकार ने दिए हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादन एवं विपणन संघ के संचालक मंडल की बैठक में सहकारिता मंत्री गोपाल भार्गव ने बीज उत्पादन और वितरण कार्य की समीक्षा के दौरान कहा कि किसानों को ऐसे बीजों की जरूरत है जो कम बारिश में भी अच्छा उत्पादन दे सकें। बैठक में बताया गया कि खरीफ 2014 में विभिन्न फसलों के लिए 2,58,840 क्विंटल आधार एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन हुआ है। इस मौके पर बताया गया कि प्रदेश में 19 जिलों में गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट निर्माण के लिए 1-1 एकड़ भूमि बीज संघ को आवंटित की गई है। बीज संघ द्वारा प्रत्येक जिले में 1000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के माध्यम से बनाए जाने का काम शुरू किया जा रहा है। चयनित स्थानों पर गोदाम के साथ शीघ्र ही ग्रेडिंग संयंत्रों की स्थापना का काम MP एग्रो के माध्यम से होगा। पशुपालन मंत्री सुश्री कुसुम महदले ने पशु चिकित्सकों से पशुओं के स्वास्थ्य, देखरेख और संरक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा। सुश्री महदले ने प्रशासन अकादमी के राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा पशु आनुवांशिक संसाधन पर हुए मंथन को संशोधित कर रही थी। सुश्री महदले ने इस अवसर पर कहा कि मनुष्य अपने फायदे के लिए पशुधन का लाभ लेता है, लेकिन इसके एवज में वह पशुओं का ध्यान रखना भूल जाता है। उन्होंने पशुओं के स्वास्थ्य एवं संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि गत वर्षों के बेहतर कार्य के फलस्वरूप ही मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में राष्ट्र में 10वें से 4थे स्थान पर आ गया है और प्रयास हो तो मध्य प्रदेश को पहले स्थान पर लाया जा सकता है। टिड्डा कीट से धान की फसल को अत्यधिक नुकसान होता है। इसका वयस्क 40 से 50 मिलीमीटर लंबा होता है तथा चमकदार हरा पीले रंग का होता है। इसके धाड़ वाले भाग पर 3 आड़ी काली रेखाएं होती हैं। शिशु पीलापन लिए हुए लाल धब्बों सहित होता है जो धीरे धीरे हरे रंग में बदल जाता है। इसके द्वारा सबसे ज्यादा हानि सितंबर में शिशु तथा वयस्क दोनों के द्वारा होती है। ये धान के पौधों को पत्ती विहीन कर देते हैं तथा ये झुंड के रूप में खेतों को नुकसान पहुंचाते हुए एक खेत से दूसरे खेत में जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करना चाहिए, जिससे कि कीट के अंडे बाहर निकलकर नष्ट हो सकें। रासायनिक खेती के तंग आ चुके किसानों ने अब जैविक खेती को अपनाना शुरू कर दिया है। जैविक खेती से एक और जहां फसलों की उत्पादन लागत में कमी आती है, वहीं दूसरी ओर रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से भी आसानी से बचा जा सकता है। जैविक खेती के विभिन्न अवयवों में हरी खाद का भी प्रमुख स्थान है। खेती में खड़ी हरी खाद को खेत में ही ट्रैक्टर के माध्यम से दबा दिया जाता है और सड़कर जमीन में कई पोषक तत्व प्रदान करती है। हरी खाद से मुख्य रूप से पोटेशियम, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हरी खाद के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति आसानी से होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार हरी खाद के लिए सनई, ढेंचा, ग्वार एवं लोबिया को लगाना चाहिए। धान की फसल में हरी खाद के प्रयोग से 25 से 30% उत्पादन वृद्धि ज्यादा होती है। इस समय जलवायु परिवर्तन के कारण सब्जियों में लगने वाले कीटों की दशा में भी व्यापक बदलाव देखने में आए हैं। असंतुलित उर्वरक उपयोग एवं अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों के कारण तरह तरह के नए कीट विकसित हो रहे हैं। कीट वैज्ञानिकों के अनुसार सब्जियों में मुख्य रूप से 4 प्रकार के कीटों का प्रकोप देखा जाता है।
इसमें रस चूसने वाले कीट, पत्तियों या तनों को काटकर खाने वाले कीट एवं भूमिगत कीट शामिल हैं। इनका एकीकृत कीट नियंत्रण सबसे प्रभावी उपाय है। इसके अंतर्गत गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई, खेत में पड़े फसलों के डंठल को नष्ट करना एवं कतार से कतार और पौधों से पौधों की दूरी उचित रखना आवश्यक है। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, चूंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, अगर आप खेती के साथ साथ उद्यानिकी का कार्य भी करेंगे तो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आपके लिए उद्यानिकी के क्षेत्र में आज एक बहुत ही बढ़िया भविष्य मौजूद है। किसान भाइयों, इस समय बारिश का मौसम समाप्ति की ओर है और ठंड का मौसम आने में अभी कुछ समय बाकी है। तो इस समय उद्यानों की देखभाल कैसे करें, कौन कौन सी सावधानियां बरतें, ये सब बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव वर्मा जी। कई किसान भाई हमारे हैं जिनने उद्यान लगा रखे हैं और इन उद्यानों में आमतौर पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये मान के चलते हैं बगीचा एक बार लग गया है, बस उत्पादन ही उत्पादन प्राप्त करते रहेंगे। तो ये ठीक नहीं है, इससे अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। हमें सामयिक देखभाल उसकी अवश्य करनी चाहिए और हम जो भी आम, अमरूद, संतरा, नींबू और मौसम्बी, इन सभी अनार, इन सभी के जो बगीचे आपने लगा रखे हैं, इनमें विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं जो हमें जैसे ही वर्षा काल समाप्त होता है उसके पूर्व हमें शुरू कर देना चाहिए। तो इस समय वर्षा काफ़ी समय से रुकी हुई है और बतर का मौसम चल रहा है उद्यानों में। हम इस समय सबसे पहली बात मैं आपको कहूँगा, समय रहते सबसे पहले आप बखरनी का काम या निराई गुड़ाई का कार्य उद्यानों में अवश्य कर दें, क्योंकि आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि जो भी कीड़े बगीचों में आते हैं, फसलों पे, बगीचों में उत्पादन देने वाली फसलों पे जो भी कीट आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाते हैं वो मिट्टी जन्य, मृदा जन्य कीट ही नुकसान पहुंचाते हैं और यही कीट आगे चल के आपके उत्पादन में कमी करते हैं। तो हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है वो अंतरशस्य क्रियाओं की या निंदाई गुड़ाई कार्य की। तो आम पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। आम में जो हमारे किसान भाई इस समय देख रहे होंगे अपने खेत बगीचों में कि आम के जो पौधों में आपको एक जाला बना दिख रहा होगा, इसको हम आम का बेवर या मैंगो बेवर बोलते हैं। ये आम का इस समय का प्रमुख कीट है। सितंबर माह में ये काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। पत्तियां सूखी हो, गुच्छे पत्तियों के देखने को मिलेंगे और इन सूखे हुए गुच्छों को आप जब तोड़ेंगे तो इनमें एक इल्ली अपने लार बना करके ज़मीन पे गिर जाती है। उसका लार्वा है ये किसान भाइयों, और ये लार्वा ही मिट्टी में डिंभक अवस्था में चला जाता है। डिंभक अवस्था समाप्त होने पर वयस्क अवस्था आती है और उसके बाद पुनः ये अंडे
देने का कार्य पत्तियों पे वयस्क करते हैं और वहाँ फिर ये अपनी अगली मतलब लार्वा अवस्था प्राप्त करके ये वहाँ पे जाला बना करके पत्तियों को सुखा देती हैं। और यहाँ जो आम में जिन पत्तियों को ये सुखाती हैं बेवर नामक जो कीट है, वही पत्तियाँ हैं जिनसे आने वाले मौसम में हमें बौर निकलने वाली है आम में। अर्थात जो जिनमें बौर विकसित होनी है इस साल, जिनमें फल आना है, वही पत्तियों में ये गुच्छा बनाती हैं। तो इस मैंगो वेवर का, आम के वेवर का सबसे अच्छा नियंत्रण है, आप जैसे ही बारिश अब समाप्त होगी तो आप बगीचों में अपने पेड़ों के नीचे कुछ कपड़े बिछा लें। कपड़े बिछा करके उसमें आप हसिया में बांस में बांध करके इन जितने भी जाले हैं इनको तोड़ दें और इन कपड़ों पर गिरा लें, क्योंकि यदि आप वैसे डायरेक्ट सीधे खेतों मिट्टी में गिराएंगे तो ये इल्ली आपकी मिट्टी में चली जाएगी, लार्वा जो है मिट्टी में चली जाएगी और डिंबक अवस्था में चली जाएगी आने वाले समय में। इसके साथ ही इसके जो अंडे भी होंगे वो भी मिट्टी में चले जाएंगे और अगली अवस्था प्राप्त करेंगे। तो इनको उस पर कपड़ों पे गिरा लें और इकट्ठा करके जला दें, ये सबसे अच्छा होगा। इसके अलावा आम में जो अन्य कीट आते हैं उनमें फल मक्खी, आम का हॉपर या मैंगो हॉपर, ये हैं मैंगो मिलीबग। इन सब कीटों के बचाव के हेतु हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। जैसे ही हम अंतरशस्त्र क्रियाएँ या निराई गुड़ाई का कार्य आम के बगीचे में करेंगे, इसके साथ ही हमें बोडो पेस्टिंग का कार्य कर लेना चाहिए। बाज़ार में बना हुआ भी मिलता है किसान भाइयों, बोडो पेस्ट बना हुआ मिलता है और इसे हमें लगभग 1 मीटर तक की ऊंचाई, अपने पौधों की तने की ऊंचाई तक पुताई करना चाहिए ज़मीन से लेकर के। इससे जो भी मिट्टी से आने वाले कीड़े हैं जो पौधों पे सीधे ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो वो चढ़ नहीं पाएंगे और वहीं पर नष्ट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त चिपचिपे प्रपंच भी आते हैं बगीचों में लगाने के लिए। चिपचिपे प्रपंच बाज़ार में मिलते हैं, इनको भी आप आम के, अमरूद के, नींबू के, संतरे के सभी तरह के पौधों में चिपचिपे प्रपंचों को आप लगभग 1 मीटर ऊंचाई तक के बीच में कहीं भी इनको चारों तरफ लगा दीजिए। तो जो भी कीड़े के वयस्क हैं जो चढ़ के ऊपर जाएंगे और वो वहाँ चिपक के रह जाएंगे। तो ये एक व्यवस्था ये है। तो हमें इन विशेष चीज़ों पर ध्यान देना है। इसके अलावा अंतरशस्त्र क्रियाओं के होते ही आप जो हल्की फुल्की बगीचे में निराई गुड़ाई के बाद एक छोटे छोटे उनके थाले बना देने चाहिए। जो हमारे आम के बगीचे हैं, अमरूद के बगीचे हैं, नींबू या संतरे के बगीचे हैं, सभी में निराई गुड़ाई के बाद इनमें थाले अवश्य बना दें, क्योंकि आखिरी बारिश जब होगी तो जो नमी उनमें काफ़ी समय तक बनी रहेगी, तो आपको पानी की जो आवश्यकता है नवंबर माह तक इसकी पूर्ति होती रहेगी। तो इनमें थाले बना दें। थाले बनाने के उपरांत हमें सबसे प्रमुख बात देने की, एक हल्का सा स्प्रे कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का हमें बगीचे में करना चाहिए, क्योंकि इस समय सितंबर माह में सबसे ज़्यादा रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है। तो आप हो सके तो रस चूसक कीटों के लिए या सामान्य तौर पे ट्राइजोफास या क्विनोलफास नामक दवा का भी, या प्रोपोनिफास, इनमें से कोई भी दवा का एक ले लें। उसका छिड़काव, एक हल्का छिड़काव बगीचे में अवश्य कर दें, जिससे जो भी कीट हैं जिनके वयस्क या अन्य जो अवस्थाएं हैं उनकी, वो उस समय नष्ट हो जाएंगी। तो आने वाले समय में अच्छा पुष्पन हमको मिलेगा और अच्छा फलन मिलेगा। तो एक ये सामयिक देखभाल में होता है। साथ ही जो हमारे नींबू में आपने गूटियाँ, अमरूद में गूटियाँ यदि बनाई होंगी, इस समय आप उन गूटियों को समय रहते बिल्कुल पॉलीथिनों में उतार लें। अर्थात ये बढ़िया उपयुक्त समय है, नमी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहती है। इस समय तक हमारे किसान भाई गूटियाँ बनाते हैं। नींबू में है आपका, साथ ही साथ अमरूद में है, इनमें गूटियाँ तैयार करते हैं और उनको समय रहते आप अपनी पॉलीथिन में उतार करके पौधे तैयार कर लें। अगले वर्ष के लिए आप इनको बाज़ार में भी बेच के लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा जो अनार में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है फल छेदक कीट की समस्या आती है। इसके लिए हमें विशेष किस्म के ट्रैप मिलते हैं, फेरोमोन ट्रैप होते हैं, और इन ट्रैप में लेयर लगा करके, इन ट्रैप को अपने बगीचों में लगा करके आप इनसे जो इनके वयस्क हैं उनको ट्रैप कर सकते हैं या पकड़ सकते हैं, जिससे आपको इनसे बचाव मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा आम में, अमरूद में, संतरे में, नींबू में बिल्कुल सामयिक देखभाल की जो बातें हमने बताई हैं, इन पर विशेष ध्यान दें। तो आने वाले समय में जिनमें फलन होगा और अच्छा फलन मिलेगा, आपको अच्छी आर्थिक लाभ मिलेगा, जिससे अच्छा आपकी समृद्धि होगी। धन्यवाद। किसानों के हित में बड़ा कदम,
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, धान हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और किसान भाई धान की खेती करके अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। ये वो समय है जबकि धान की फसल पकने वाली है। तो इस समय धान की खेती में कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाएं, ये बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक शर्मा जी। कीटों में जो प्रमुख कीट एक है जिसको हम भूरा माहो बोलते हैं, तो भूरा माहो का नियंत्रण इस समय ज़रूरी है। तो भूरा माहो के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ जो हैं बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, अगर इनिशियली अभी आपके खेत में भूरा माहो का प्रकोप लग रहा है तो एक सुपर कॉन्फिडोर करके दवाई आती है, उसे आप अपने खेत में 30 ml जो है प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। सुपर कॉन्फिडोर के कुछ अंतराल के बाद एक ग्लैमर करके दवाई है, उसे फिर स्प्रे करना होता है। इसके अलावा जो अन्य कीट हैं उसमें तना छेदक प्रमुख रूप से अभी आने की संभावना है, क्योंकि अभी जो है आपकी फसल गर्भावस्था या गभोट अवस्था में है। तो उसके लिए जो हम लोग दवाई अभी अनुशंसित करते हैं उसमें कोराजोन करके एक दवाई है, जो कि आप अपने खेत में करीब 30 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें तो आपके खेत में तनाछेदक कीट का नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा एक दानेदार दवाई आती है जिसको हम लोग कार्बोफ्यूरॉन कहते हैं। तो कार्बोफ्यूरॉन जो है 10 kg हम लोग अनुशंसित करते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से। तो किसान भाई ये बात आप ध्यान में रखें, अगर आपकी फसल में पुष्पन आ गया है, पुष्पावस्था अगर आ गई है, फूल आ गए हैं, तो फिर किसी भी दानेदार का दवाई का प्रयोग करना ठीक नहीं है। फूल आने के पहले ही हम दानेदार दवाई जो है उसका खेतों में छिड़काव करें। इसके अलावा जो रोगों में अभी किसान भाइयों, रोगों में अभी एक झुलसन रोग है, धान का झुलसन रोग जिसको बैक्टीरियल ब्लाइट बोलते हैं, और दूसरा जो रोग है एक ब्लास्ट है। तो ये दोनों रोग जो हैं अभी आने की संभावना है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए तो कृषक भाइयों कोई दवाई, क्योंकि ये बैक्टीरिया जनित रोग है, तो उसके लिए तो कोई दवाई जो है आती नहीं है। उसका जो है जनकी स्तर पर ही सुधार, अर्थात कि आप जो अच्छी किस्में चुनते हैं जो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए निरोधक हैं, उन किस्मों का ही चुनाव करें। तो उस प्रकार की किस्में जो हैं बहुत अच्छी अच्छी किस्में आ गई हैं, जैसे कि अभी हमारे विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की हुई किस्में हैं। बमलेश्वरी करके किस्म है, और अभी नई किस्मों में कर्मा मासरी किस्म है, राजेश्वरी है। इसके अलावा एक दंतेश्वरी किस्म है। तो इस प्रकार की जो किस्में हैं वो हमें लगाना चाहिए। और अगर उसके बावजूद भी जो रोग आ गया है, अगर आपने प्रजातियों का चुनाव सही नहीं किया है, तो आपके खेतों में जो है पानी आप सबसे पहले हम
प्रबंधन के द्वारा कल्चरल जो विधियां हैं, पानी खेतों से निकाल दीजिए और उसमें पोटाश का हमें छिड़काव करना चाहिए। पोटाश के द्वारा कुछ जो है रोग से प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। इसके अलावा एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन करके दवाई आती है, जैसे एंटीबायोटिक हम लोग लेते हैं तो उसी तरीके से एक एंटीबायोटिक करके दवाई है, उसका भी छिड़काव करने से इस रोग का निदान होता है। और किसान भाई ये ध्यान रखें, अगर झुलसा रोग जो है, झुलसन रोग अगर आ गया है एक बार, तो यूरिया का हमें छिड़काव रोक देना चाहिए। यूरिया की अगर टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो वो आप नहीं करें। इसके अलावा जो जल प्रबंधन की बात है, तो जल प्रबंधन गभोट अवस्था क्योंकि एक प्रमुख ग्रोथ अवस्था है, उसमें पानी की अति आवश्यकता होती है। तो आप निश्चित पानी जो है 4 से 5 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा पानी का स्तर जो है बनाए रखें, क्योंकि ये एक क्रिटिकल स्टेज है, प्रमुख अवस्था है जिसमें पानी धान को चाहिए है। तो आप पानी का प्रबंधन अच्छे से करें, क्योंकि पानी अभी जो है कम गिर रहा है, तो खेतों में हमें पानी भर के ही रखना चाहिए। पानी को निकालें नहीं आप, और उसे अच्छे से भर के रखें। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है, अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम का अंक, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। आप अपने सुझाव पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। और इसी के साथ मुझे यानी निहारिका समैया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।